नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दशक में उतर रहे हैं जो उथल-पुथल, टकराव और बड़े-बड़े फैसलों से भरा था। 1930 का दशक, ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई का मैदान सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि भारत के अपने ही सबसे बड़े नेताओं के बीच भी एक तरह से एक वैचारिक कुरुक्षेत्र बन गया था। सही कहा। और आज हम उसी की परतें खोलने वाले हैं। ये वो दशक है जब आजादी के 3 सबसे बड़े चेहरे महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे के आमने सामने आए। और उनके टकराव ने सिर्फ उस दौर की नहीं बल्कि आजाद भारत की भी दिशा तय कर दी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक काफी विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण है। तो आज का हमारा मिशन है इन टकरावों को समझना। पहले हम देखेंगे कि कैसे गांधी और अंबेडकर के बीच दलितों के राजनीतिक अधिकारों को लेकर एक जबरदस्त वैचारिक युद्ध हुआ। और फिर हम कांग्रेस के भीतर गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच उस सत्ता संघर्ष की कहानी में गोता लगाएंगे जिसने पार्टी को मतलब दो फाड़ करने की कगार पर ला खड़ा किया था। तो शुरुआत लंदन से करें, गोलमेज सम्मेलनों से। हाँ, कहानी वहीं से शुरू होती है। साइमन कमीशन तो बुरी तरह फेल हो चुका था। हाँ, और अंग्रेजों को ये एहसास हो गया था कि भारतीयों को नजरअंदाज करके भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। तो दिखाने के लिए ही सही, उन्होंने भारतीय नेताओं को बातचीत के लिए लंदन बुलाया। ये थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। लेकिन ये सिर्फ एक बातचीत तो नहीं थी, है ना? ये अंग्रेजों की एक और चाल थी। बिल्कुल। 3 सम्मेलन हुए, 1930, 1931 और 1932 में। और पहला वाला तो लगभग बेकार ही गया। हाँ, एक तरह से मजाक बनकर रह गया। क्यों? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत कांग्रेस वो थी ही नहीं। उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। गांधी जी जेल में थे। तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि गांधी और कांग्रेस के बिना भारत के भविष्य पर कोई भी चर्चा अधूरी है। यहाँ पर एक बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है। ब्रिटिश हुकूमत, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझती थी, उसे भारत के एक नेता के सामने झुकना पड़ा। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन पर लंदन से दबाव आया कि कुछ भी करो, गांधी को मनाओ। और यही वजह बना 1931 के गांधी इरविन समझौते की। अच्छा। समझौते के बाद गांधी जी दूसरे सम्मेलन के लिए लंदन जाने को राजी हुए। वो एसएस राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे। लेकिन वहां उनका स्वागत जिस तरह से हुआ वो भी देखने लायक था। हाँ, उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया गया। चर्चिल जैसे नेताओं ने उन्हें अधनंगा फकीर या हाफ नेकेड फकीर तक कह डाला। ये उनकी छोटी सोच को दिखाता है। वो उस व्यक्ति के विचार और उसकी ताकत को देख ही नहीं पाए। बिल्कुल। लेकिन गांधी जी अकेले भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे ना। एक और आवाज थी जो इन सम्मेलनों में लगातार और बहुत मजबूती से गूंज रही थी। हाँ, और वो आवाज थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। अच्छा। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। तीनों में? जी हाँ, तीनों में। वो वहां दलित समाज के प्रतिनिधि बनकर गए थे जिन्हें उस समय डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था। उनकी लगातार मौजूदगी और उनके तर्कों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड का ध्यान खींचा। तो अंग्रेज अपनी वही पुरानी फूट डालो और राज करो वाली किताब से एक और पन्ना निकाल रहे थे। बिल्कुल। 1909 में उन्होंने मार्ले मिंटो सुधारों के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाकर उन्हें बांटा। अब उनकी नजर किस पर थी? उनकी नजर हिंदू समाज के भीतर की दरार पर थी। अच्छा। मैकडॉनल्ड को अंबेडकर की मांग में एक सुनहरा मौका दिखा। अंबेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही चुनेंगे। हाँ, और 1932 में मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी और अंबेडकर की ये मांग मान ली। और यहीं से भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया। जबरदस्त भूचाल। गांधी जी की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? गांधी जी इस फैसले से हिल गए थे। उन्होंने इसे हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांटने की एक अंग्रेजी साजिश के तौर पर देखा। उनका मानना था कि ये सामाजिक सुधार को रोक देगा। हाँ, और छुआछूत की समस्या को एक राजनीतिक जामा पहना देगा जिससे वो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक पल के लिए अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से देखें तो क्या उनका पक्ष गलत था? मतलब उन्हें लगा होगा कि हजारों साल से जिस समाज को दबाया गया उसे सामाजिक एकता के खोखले वादों से ज्यादा ठोस राजनीतिक अधिकारों की जरूरत है।
सही पकड़ा आपने। क्या ये गांधी जी के आदर्शवाद और अंबेडकर की व्यावहारिकता के बीच का टकराव था? ये टकराव सिर्फ दो नेताओं का नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के लिए दो अलग-अलग दृष्टिकोणों का था। गांधी के लिए आजादी का मतलब था आध्यात्मिक और सामाजिक एकता। उनके लिए राजनीतिक आजादी अधूरी थी अगर समाज बंटा हुआ है। और अंबेडकर के लिए? अंबेडकर के लिए, जिन्हें खुद इस भेदभाव का जहर पीना पड़ा था, आजादी का मतलब था राजनीतिक शक्ति, आत्मसम्मान और बराबरी का हक। और उन्हें ये हक किसी की दया पर नहीं चाहिए था? बिल्कुल नहीं, उन्हें व्यवस्था में एक ठोस हिस्सेदारी के तौर पर चाहिए था। तो गांधी जी ने क्या किया? वो तो उस समय जेल में थे। उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, अनशन। आमरण अनशन। पुणे की यरवदा जेल में उन्होंने कहा कि वो इस कम्युनल अवार्ड को अपनी जान देकर रोकेंगे। अब तो पूरा देश थम गया होगा। हाँ, एक तरफ थे अंबेडकर, जिनके हाथ में अपने समाज के लिए एक ऐतिहासिक अधिकार था, और दूसरी तरफ थे गांधी जी, जिनकी जान दांव पर लगी थी। सोचकर ही दबाव महसूस होता है। डॉक्टर अंबेडकर पर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। जबरदस्त दबाव। पूरे देश से उन पर अपीलें आने लगीं कि गांधी जी को बचा लीजिए। उन पर यह भी आरोप लगने का डर था कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। आखिरकार कई नेताओं की मध्यस्थता के बाद वो गांधी जी से मिलने यरवदा जेल पहुंचे। और वहां इतिहास लिखा गया। हाँ, वहां हुआ पूना समझौता या पूना पैक्ट। ये एक बहुत मुश्किल समझौता रहा होगा। बहुत ज्यादा। डॉक्टर अंबेडकर ने भारी मन से अलग निर्वाचन मंडल की अपनी मांग छोड़ दी, लेकिन बदले में उन्हें जो मिला वो भी कम नहीं था। क्या मिला उन्हें? उन्हें मिला आरक्षण। गांधी जी ने प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लगभग दुगनी कर दी, 71 से बढ़ाकर 148। वाह। और केंद्रीय विधायिका में भी 18% सीटें आरक्षित की गईं। तो एक तरह से अंबेडकर ने एक राजनीतिक अधिकार छोड़ा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। इस घटना ने गांधी जी को भी बहुत गहराई से बदला है ना? बिल्कुल, ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपना पूरा ध्यान हरिजन उत्थान पर लगा दिया। 1932 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया। हाँ, और दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल शुरू किया, जिसका मतलब उन्होंने बताया ईश्वर के लोग। कुछ लोग इसे गांधी जी का हृदय परिवर्तन मानते हैं, तो कुछ इसे एक राजनीतिक कदम के तौर पर देखते हैं, ताकि वो दलित समाज पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकें और ये दिखा सकें कि उनके असली हितैषी अंबेडकर नहीं बल्कि वो खुद हैं। हाँ, ये भी एक नजरिया है। खैर, वजह जो भी हो, एक बड़ा टकराव टल गया। लेकिन जैसा कि उस दशक की फितरत थी, एक तूफान शांत होता तो दूसरा खड़ा हो जाता। और जब गांधी जी अपना पूरा ध्यान इस सामाजिक सुधार पर लगा रहे थे, तो कांग्रेस के भीतर एक राजनीतिक शून्य सा पैदा हो रहा था। अच्छा। इस शून्य को भरने के लिए एक नई, ज्यादा उग्र और युवा आवाज सामने आई, और वो आवाज थी सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो करिश्मा, बुद्धि और बगावत का प्रतीक है। बोस ICS की परीक्षा पास कर चुके थे, बहुत पढ़े लिखे थे और एक जबरदस्त वक्ता थे। उनकी लोकप्रियता युवाओं में तेजी से बढ़ रही थी। हाँ, और 1938 में गुजरात के हरिपुरा में वो निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। निर्विरोध? जी, ये दिखाता है कि उस समय उनका कद कितना बड़ा हो चुका था। हमारे स्रोत बताते हैं कि गांधी जी बोस की इस बढ़ती लोकप्रियता से और खासकर उनके काम करने के उग्र तरीके से कुछ असहज थे। हाँ, और ये असहजता अगले ही साल 1939 में खुलकर सामने आ गई। बिल्कुल, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में बोस ने दोबारा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब ये बात गांधी जी को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि कांग्रेस को एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो उनकी नीतियों पर चले, तो उन्होंने बोस के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, पट्टाभी सीतारामैया। तो ये सिर्फ अध्यक्ष पद की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये कांग्रेस की आत्मा की लड़ाई बन गई थी। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक, धैर्य वाला रास्ता था, और दूसरी तरफ बोस का तेज, क्रांतिकारी अंदाज जो अंग्रेजों को तुरंत बाहर फेंकना चाहता था। ये दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। हाँ, और गांधी जी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। उन्होंने खुलकर कहा कि पट्टाभी की हार उनकी अपनी हार होगी। और नतीजा चौंकाने वाला था। बोस चुनाव जीत गए। ये गांधी जी के लिए 1915 में भारत आने के बाद शायद सबसे बड़ी राजनीतिक हार थी। हाँ, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार भी किया। उन्होंने अपना वो ऐतिहासिक बयान दिया, यह हार पट्टाभी सीतारामैया की नहीं, मेरी हार है। इस एक लाइन में कितनी ताकत थी। ये सिर्फ एक हार की स्वीकारोक्ति नहीं थी, ये एक बहुत ही श्रूड पॉलिटिकल मूव था। आपने सही समझा, इस एक बयान ने पूरा माहौल बदल दिया।
बोस चुनाव तो जीत गए, लेकिन वो नैतिक रूप से हार गए। उन पर जबरदस्त दबाव आ गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने, जो गांधी जी के समर्थक थे, इस्तीफा दे दिया। मतलब बोस अध्यक्ष तो थे, लेकिन उनके पास काम करने के लिए अपनी टीम ही नहीं थी। वो पूरी तरह अलग थलग पड़ गए। जब भी मैं त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में पढ़ता हूं तो मैं उस नैतिक दबाव की कल्पना करने की कोशिश करता हूं जो बोस पर रहा होगा। आपने उस व्यक्ति को हराया है जिसे पूरा देश पूछता है। आप चुनाव जीते हैं, लेकिन शायद आप युद्ध हार गए हैं। और बोस इस दबाव को ज्यादा दिन झेल नहीं पाए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, अध्यक्ष पद से। और यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। क्या? बोस के इस्तीफे के बाद बचे हुए कार्यकाल के लिए अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद, जो गांधी जी के कट्टर समर्थक थे। मतलब सिस्टम ने खुद को रीसेट कर लिया। बिल्कुल। और इसके तुरंत बाद बोस ने सिर्फ अध्यक्ष पद से ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से बाहर होने के बाद बोस ने क्या किया? उनका तो पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग गया था। उन्होंने समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया। 1939 में ही उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। उनकी सोच साफ थी। हाँ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा था। उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो भारत से बाहर जाकर अंग्रेजों के दुश्मनों से मदद लेंगे। और इसी सिलसिले में वो जर्मनी पहुंचे। और वहां उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। ये अपने आप में एक बहुत विवादास्पद अध्याय है। हाँ, और स्रोत के मुताबिक हिटलर ही वो पहला व्यक्ति था जिसने बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया। अच्छा। लेकिन यहीं पर एक और विरोधाभासी लेकिन दिल को छू लेने वाली बात होती है। जर्मनी से एक रेडियो प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया। ये कितना अविश्वसनीय है ना? एक व्यक्ति जिसने उन्हें राजनीतिक रूप से कांग्रेस से बाहर कर दिया, उसी को वो राष्ट्रपिता का दर्जा दे रहे हैं। ये बोस के व्यक्तित्व की जटिलता को दिखाता है। ये भारतीय राजनीति की वो खासियत है, यहाँ वैचारिक मतभेद व्यक्तिगत सम्मान को खत्म नहीं करते। वो गांधी के रणनीति से असहमत थे, उनके व्यक्तित्व से नहीं। सही कहा। वो जानते थे कि आजादी की लड़ाई का चेहरा गांधी ही है। और इसी दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में एक और कहानी आकार ले रही थी, आजाद हिंद फौज की। इसकी नींव रखी थी कैप्टन मोहन सिंह ने। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों ने मलाया में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी को पकड़ लिया था। मोहन सिंह उन्हीं युद्धबंदियों में से थे। अच्छा। जापानियों के सहयोग से उन्होंने उन्हीं सैनिकों को लेकर इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का गठन किया, लेकिन इसे एक करिश्माई नेतृत्व की जरूरत थी। और 1943 में इसका नेतृत्व करने के लिए सिंगापुर बुलाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और नेताजी ने आते ही इस सेना में एक नई जान फूंक दी। उन्होंने INA को पुनर्गठित किया और उसे 4 ब्रिगेड में बांटा। और इन ब्रिगेड के नाम वो उनकी राजनीतिक सोच और रणनीति का आईना है। बताइए। पहली ब्रिगेड थी सुभाष ब्रिगेड, अपने नाम पर। दूसरी थी नेहरू ब्रिगेड। नेहरू ब्रिगेड, ये चौंकाने वाली बात है क्योंकि नेहरू और बोस के बीच भी तो गहरे मतभेद थे। लेकिन बोस ये संदेश देना चाहते थे कि ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, देश की है। तीसरी ब्रिगेड थी रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, जो महिलाओं की एक लड़ाकू रेजिमेंट थी, उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम। और चौथी और सबसे दिलचस्प गांधी ब्रिगेड। गांधी ब्रिगेड मतलब आप जिस व्यक्ति की अहिंसक विचारधारा को पूरी तरह से नकार कर एक सेना बना रहे हैं, हाँ, उसी के नाम पर अपनी एक सैन्य टुकड़ी का नाम रख रहे हैं। ये क्या था, एक शानदार राजनीतिक कदम या कुछ और? ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग कहेंगे कि ये शानदार था, कुछ कहेंगे कि ये एक बहुत ही अवसरवादी कदम था। मतलब वो गांधी जी का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, बोस जानते थे कि गांधी जी का नाम पूरे देश में एक मंत्र की तरह है। अपनी सेना के साथ उनका नाम जोड़कर वो उसे वो वैधता दे रहे थे जो शायद उसे अपने दम पर कभी नहीं मिलती। अवसरवादिता से ज्यादा एक गहरी समझ कहूंगा। कैसे? बोस ये दिखा रहे थे कि भले ही हमारे रास्ते अलग हैं, हमारे मंजिल एक है। वो गांधी ब्रिगेड के सैनिकों को ये याद दिला रहे थे कि वो उसी राष्ट्रपिता के सपने को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं, बस तरीका अलग है। ये एक तरह से अपने सबसे बड़े आलोचक को सबसे बड़ा सम्मान देना था। तो हम एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आकर रुकते हैं। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर है। भारत के अंदर गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अंग्रेजों पर दबाव बना रहे हैं, और भारत के बाहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से सीधे युद्ध करने के लिए एक सेना के साथ तैयार खड़े हैं। एक ही मंजिल, भारत की आजादी, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। और ये दशक
हमें स्वतंत्रता संग्राम के भीतर की इन्हीं गहरी वैचारिक भिन्नताओं को दिखाता है। क्या रास्ता सिर्फ अहिंसा का होना चाहिए था? या जरूरत पड़ने पर हथियार उठाए जा सकते थे? क्या बदलाव व्यवस्था के भीतर रहकर लाना था या उसे बाहर से चुनौती देना जरूरी था? इन सवालों के कोई आसान जवाब नहीं थे। बिल्कुल नहीं। और इन महान नेताओं ने अपने अपने सच के हिसाब से अपने रास्ते चुने। और अब सोचने के लिए एक विचार, अपने सार्वजनिक मतभेदों, अध्यक्ष पद की सीधी टक्कर और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बावजूद नेताजी बोस का गांधी जी के नाम पर एक सैन्य ब्रिगेड का नाम रखना आखिर क्या था? क्या ये उनके प्रति एक सच्चे सम्मान का प्रतीक था? या अपनी सेना को भारत के लोगों के बीच वैधता दिलाने की एक चतुर राजनीतिक चाल? या फिर शायद दोनों का एक जटिल मिश्रण? ये एक कदम हमें भारतीय इतिहास के इन दो महानायकों के जटिल और बहुस्तरीय रिश्ते के बारे में क्या बताता है?